गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको हमारा पता है कि क्या चैप्टर का नाम क्या है बच्चों। चैप्टर 6 है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। और जो आपका टॉपिक है आज वह है वन एवं वन्य जीव। ठीक है, चैप्टर है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन और टॉपिक है जो आज हमारा वो है वन एवं वन्य जीव। ठीक है, जैसे चित्र में आप देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वन क्या है बच्चों? वन क्या है? जो वन होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या देते हैं? भोजन देते हैं, लकड़ी देते हैं। ठीक है, पालतू जानवरों के लिए चारा देते हैं। ठीक है, उद्योगों के लिए जो फर्नीचर आदि हम बनाते हैं लकड़ी देते हैं उसके लिए। ठीक है, औषधियाँ देते हैं। तो वन हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हमको क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एक और टर्म है इसमें आपका, वो है आपकी जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? देखिए, विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक है, जैव मतलब जीव। तो जिस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर की जैव विविधता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जितने प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, तो उन पे डिपेंडेंट उतने ही क्या होंगे? जीव जंतु भी यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो जैव विविधता मतलब कि अधिक से अधिक जीवों का होना, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी क्या रहती है? संतुलित रहती है। ठीक है, अगर परिस्थिति का एक भी जीव क्या हो जाता है? नष्ट होता है, तो हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। इसलिए तो हमें किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को हमेशा क्या करना चाहिए? मेंटेन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जंगल हैं वो हमारे लिए क्या है? बहुत लाभकारी है, क्योंकि हमें वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं और जंगली जानवरों को, वन्य जीवों को रहने के लिए स्थान देते हैं, भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो वन हमेशा हमारे लिए क्या है? लाभकारी हैं। इसलिए हमें वनों की क्या करनी चाहिए बच्चों? रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए अपने आसपास भी और जंगलों में भी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा ना, जंगल से क्या करते हैं? पेड़ों को काटते रहते हैं, तो उसके बदले वो पेड़ नहीं लगाते। तो हमें क्या करना चाहिए? जागरूकता भी साथ साथ फैलानी चाहिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं? एक पेड़ को काट रहे हैं तो उसके अगल बगल कम से कम 2 पेड़ या कम से कम 1 पेड़ तो क्या करना चाहिए? आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जो कि आपने पेड़ को काटा है अपनी लकड़ी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, तो वो उस कमी को क्या कर दे? पूरा कर दे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। वन एवं वन्य जीव। ठीक, तो वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। जैसा भी आपको बताया, जैव विविधता क्या हुई? हॉटस्पॉट, जहाँ की प्लांट्स और जीव जंतुओं की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ऐसा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो संतुलित होता है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज, जातियाँ हैं। ठीक है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे जीवाणु है, कवक है, फर्ण है, आवृतबीजी पौधे हैं, सूक्ष्म कीट हैं, पक्षी वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, स्तनधारी है, सभी जंगल में क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जंगल में वो रहते हैं, उनको आवास प्रदान किया, जंगल उनको क्या कर रहे हैं? आवास प्रदान कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, प्राणदायिनी ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हर प्रकार से जो वन है हमारे लिए क्या है? लाभकारी है। वनसागत जैव विविधता को संरक्षित रखने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? मानव हस्तक्षेप बहुत कम से कम होता है, तो वहाँ पर क्या होती है? उस जगह की जैव विविधता नेचुरल तरीके से क्या रहती है? मेंटेन रहती है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी बच्चों अभी तक मानव पहुँचा है उसने उसको क्या करा है? नुकसान ही पहुँचाया। जैसे आपने देखा होगा औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तब से पॉल्यूशन बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ी तो उससे क्या हुआ? हमारी खेती बाड़ी की जो जगह थी वहाँ पर क्या हो गया? मकान बनने लग गए, इंडस्ट्रीज़ लगने लग गई। तो उससे भी क्या हुआ? हमारे जो वन है वो धीरे धीरे कटने लग गए। तो उससे हमको वनों का क्या हो रहा है? नुकसान
दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। तो लेकिन जहाँ पर मानव हस्तक्षेप नहीं होता है वहाँ पर जैव विविधता प्राकृतिक रूप से क्या रहती है, संरक्षित रहती है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चला है कि विविधता के नष्ट होने पर पारिस्थितिकी स्थायित्व भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, उतनी ही मात्रा में क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए स्थान भी चाहिए, घर भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, निरंतर जंगलों को अगर काटेगा तो जंगलों क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो उससे हर चीज़ क्या होगा, इफेक्टेड होगा। जो जंगली जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, मानव बस्तियों में आने लगेंगे। पेड़ पौधों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधे कम होंगे तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे वायु प्रदूषण होगा, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं कि अगर इसमें से किसी में भी कमी आती है तो वो पूरे ही पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। ठीक है, आप क्रियाग्राम में क्या कह रहा है, देखिए, जिन वन उत्पादकों को आप प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाएं। ठीक है, तो क्या क्या वन उत्पाद करते हैं आप, भोजन आप क्या करते हैं, जैसे गेहूँ चावल तो हम फील्ड्स में लगाते हैं। ठीक है, वनों से आप क्या करते हैं, जो आपकी पेंसिल है वो वहाँ पे उपयोग की, जो नोटबुक है उसका उपयोग आप करते हैं। ठीक है, और जो आपके घर में फर्नीचर होता है उसकी लकड़ी कहाँ से आती है बच्चों, वनों से ही आती है। आपके विचार में वन के निकट रहने वाले व्यक्ति किन वस्तुओं का उपयोग करता है, तो वो भी क्या करता है, वहाँ से जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करता है, ईंधन के रूप में उपयोग करता है, घरों को बनाने के लिए उपयोग करता है। और जो भी उसके जीव जंतु हैं, पालतू जंतु, उसके लिए भोजन चारे को इकट्ठा करने का काम करता है ना। वन के अंदर रहने वाले व्यक्ति किन वस्तुओं का उपयोग करता है, तो वन के अंदर निकट और अंदर रहने वाले में क्या होगा, कुछ बहुत समानता होंगी, कुछ असमानता होंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएंगी। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि उपरोक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं में कोई अंतर है अथवा नहीं, और इसका भी कारण का पता लगाएं। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब है आपका स्टेक होल्डर या दावेदार। ठीक है, दावेदार क्या हुए कि जो हम कह रहे हैं वन क्या है, हमारी प्राकृतिक संपदा है, अगर हम उसको नष्ट कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम भी क्या होगा, उससे प्रभावित होगा, और हम भी उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो दावेदार कौन कौन लोग होते हैं, देखिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करते, किसी न किसी रूप में हम क्या करते हैं बच्चों, वन उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लोग नोटबुक का यूज़ करते हैं, आपके घर का दरवाजे खिड़की जो भी फर्नीचर है वो वन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पेंट है जो लीसा, वो किससे होता है, चीड़ के पेड़ों से प्राप्त होता है। औषधियाँ हमको वनों से ही प्राप्त होती हैं। और जो ग्रामीण लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेके आते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी लेके आते हैं, वो भी वनों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और जो उद्योग हैं, चाहे वो बीड़ी उद्योग हो, ठीक है, या जो कागज़ बनाने वाला उद्योग है, या पेंट उद्योग है, कॉस्मेटिक उद्योग है, कहीं ना कहीं वो सभी क्या होते हैं, वन से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वनों का नुकसान औद्योगिकरण के लिए करते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, कुछ अपने पशुओं के चारे के लिए करते हैं। तो सब व्यक्तियों के वनों से जो प्राप्त होने वाला लाभ है वो क्या है, अलग अलग है ना। अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि पहला दावेदार कौन हो सकता है, वन के अंदर और इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई जनजाति है या अभी भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, देखिए वो क्या करते हैं कि अपने पालतू पशुओं के लिए चारा वहीं से, ईंधन के लिए लकड़ी वो वहीं से लेके आएंगे। किसी कोई रोगग्रस्त हो जाता है, औषधियाँ वन से लेके आते हैं। इवन जो लकड़ी वो जलाते हैं उसमें आग जलाने के लिए जो छिलके होते हैं, ठीक है, परिचित हैं आप इस नाम से, वो भी वनों से ही हमें प्राप्त होते। ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वन के अंदर और निकट रहने वाले लोग वनों से प्राप्त करते, लेकिन जो वनों के निकट और अंदर रहते हैं वो वन को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वनों की सुरक्षा भी वो लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उससे चीज़ें प्राप्त करें तो उसको नुकसान कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड क्या करेंगे,
चीज़ों को ही वहाँ से लेते हैं और वनों को लगाने में भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो उनको नष्ट नहीं करते। तो सबसे अच्छा क्या है कि जो वन और वन के निकट के लोग हैं वो सबसे अच्छी जो परवरिश कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि वनों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे लोग होते हैं। फिर दूसरे दावेदार कौन है, देखिएगा कि जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी विभाग के हैं, जैसे वन विभाग आपने सुना होगा, जिनके पास वनों का स्वामित्व होता है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों को नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या है फॉरेस्ट विभाग है आपका, वो क्या करता है कि वनों में जैसे आग लग जाती है उसको बुझाना, लकड़ी का सप्लाई लिमिटेड करना, ये वन में नुकसान कम से कम हो, ठीक है, और उनका संसाधनों के रूप में भी प्रयोग हो, इस बात पर वो क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। लेकिन बच्चों इसमें भी कुछ लोग क्या होते हैं, माफियाओं से मिले रहते हैं, उद्योगपतियों से मिले रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वनों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और अपने धन लाभ के लिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वो धन लाभ के लिए क्या करते हैं, उद्योगपतियों से मिले रहते हैं और अवैध रूप से उनको जंगलों को नष्ट करने में अपना योगदान देते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो वनों की रक्षा करते हैं, कुछ क्या होते हैं, उद्योगपतियों या अन्य लोगों से मिले रहते हैं। ठीक है, फिर है उद्योगपति जो तेंदू की पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों में उपयोग करते हैं। ठीक है, परंतु वे वनों के किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जैसे क्या है, किसी का बीड़ी उद्योग है, ठीक है, पहले उसने क्या किया, एक राज्य से बीड़ी उद्योग के लिए या कागज मिल के लिए क्या करें, उसने लकड़ी को अवेलेबल वहाँ से काटा, मतलब लकड़ियों को ले गया, लेकिन जैसे ही उस एरिया की लकड़ियाँ ख़त्म होने लगी, पेड़ पौधे, तो उसने दूसरे उसी राज्य के अन्य क्षेत्र को क्या करा, टारगेट करा। इस तरीके से वो पूरे राज्य को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, एक पार्टिकुलर नहीं कर रहा है, ना ही वहाँ पर इन पेड़ पौधों को लगाने में कोई रुचि ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि वन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसे क्या है, धन कमाना है, बाकी वो कोई लाभ नहीं देखता है कि वहाँ की वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है या यहाँ पर लुप्त हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे अपने उद्योग चलाने से मतलब है और पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है, तो ये तो क्या है, वनों का संरक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है आपका वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, कि जैसे वो पहले थी उसी अवस्था में उसको क्या करते हैं, संरक्षित का काम करते हैं और वहाँ पे जंगलों में जाकर विभिन्न प्रकार के पेड़ों को लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा प्राकृतिक आवास है वो क्या है, लोगों के अनुकूल या प्रकृति के अनुकूल बना रहे, उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो पहला जो वन और वन के निकट रहते हैं, दूसरा जो क्या है, वन विभाग है, तीसरा जो वन्य एवं वन्य जीवी प्रेमी हैं वो तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं, लेकिन जो ये उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं, वनों को नुकसान करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें वनों के संरक्षण से कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, इतना समझ गया। तो दावेदार कौन कौन हो गए बच्चों, कि एक तो जो वनों के निकट या अंदर रहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अभी क्या हैं, ऐसी जनजातियां हैं या ऐसे लोग हैं जो गांव में बसे हैं, उनको पता है कि वनों से वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वन से चीज़ें लाते हैं तो वन को लाभ भी पहुंचाते हैं, नए पेड़ भी लगाते हैं, उसको संरक्षित भी करते हैं। फिर दूसरा क्या है, सरकारी जो वन विभाग है वो क्या करता है, कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे होते हैं जो पूरा योगदान देते हैं, कुछ मिले भी रहते हैं। फिर आपका उद्योगपति जिन्हें वन संरक्षण से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपना लाभ देखते हैं। फिर चौथा है आपका वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ जितने भी जंगली जानवर हैं उनको भी बचाते हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी सुरक्षा देते हैं। ठीक है, NGOs के थ्रू या अपने ही दम पे ये क्या करते हैं, प्रकृति को सहेजने का काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे समाज में दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं, जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और प्रकृति नष्ट हो या रहे उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरा ही जीवन अपना प्रकृति के संरक्षित करने में लगा देते हैं।
ठीक है। अब देखिए, आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या क्या है। ठीक है, अथवा वन से उन्हें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अभी ऊपर बताया, स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए एक तो जलाऊ लकड़ी मिलती है, छोटी लकड़ियाँ, ठीक है, जिससे कि अपना चूल्हा जला सकें, भोजन बना सकें। फिर बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, भोजन मिलता है, फल फूल मिलते हैं जिसका भंडारण करते हैं। खेती के औजार, मछली पकड़ने के लिए, शिकार, ठीक है, तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, वो भी हमें वन से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, फल है, नट्स हैं, औषधियाँ हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, वनों से ही मिलते हैं। ठीक है, चारा हमें भी वनों से ही मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो अगर हम इस तरीके से वनों का दोहन करेंगे तो क्या होगा, वन एक समय ऐसा आएगा जब वन भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमें वनों का क्या करना चाहिए, सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। यह मत भूलिए कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। ठीक है, जब तक यहाँ पे अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत में क्या है, भारत के तो धार्मिक ग्रंथों में भी क्या है, वनों का जिक्र है, इनमें पाई जाने वाली औषधियों का जिक्र है। तो लोग क्या करते थे, इसको क्या करते थे, यूज़ भी करते थे, लेकिन उसको बचाकर सहेज कर भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखते थे। लेकिन जब से क्या आए, जो वनों का नियंत्रण है अंग्रेज़ों के पास चला गया, तो उन्होंने क्या करा, कच्चे माल के लिए हमारे वनों को क्या किया, नष्ट कर दिया, और उनको क्या करा, संरक्षित नहीं करने के लिए कोई भी पहल नहीं की, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे वनों का क्या हुआ, निर्ममता से क्या हो गया बच्चों, दोहन हो गया। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया कि जो हमारे देश की जो नीति थी वो क्या हो गई, थोड़ा सा बदल गई। हमने जंगलों का क्या करा, प्रबंधन किया स्थानीय लोगों की मदद से, वन विभाग की मदद से। ठीक है, तो हम क्या करा, फिर हमने वनों का क्या करा, बड़े स्तर पर प्रबंधन किया। अतः वनों से बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे पाइन, टीक और यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने दोहन तो किया ही किया था, लेकिन कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, जैसे कह रहा है कि पाइन, ठीक है, चीड़ के पेड़ है, टीक के पेड़ है, और यूकेलिप्टस है, उससे फर्नीचर भी प्राप्त होता है। पेंट, जो पाइन है लीसे से क्या होता है पेंट भी बनता है, अन्य चीज़ें भी बनती है। तो उन्होंने क्या करा, जो वन की जैव विविधता थी उसको नष्ट कर कर इन सारे पेड़ों को लगा दिया। क्या क्या कह रहा है, एक तो पाइन ट्री कह रहा है, एक टीक कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस, तो ये क्या है, फर्नीचर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो क्या थे मतलब कि धन कमाने के लिए या इनके उद्योगों पे बेस्ड थे, वही प्लांट्स इन्होंने क्या कर दिए, जंगलों में लगा दिया, और जो जंगलों की जो जैव विविधता थी उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए, इन वृक्षों को उगाने से सारे क्षेत्र से या अन्य जितने भी पौधों को हटा दिया गया, जिससे उसकी जैव विविधता क्या होगी बच्चों, नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल भी नष्ट हो गए। ठीक है, या उसकी आपूर्ति में क्या हुई, कमी हो गई। इसी प्रकार रोपण से उद्योगों को तो लाभ मिला, ठीक है, जो कि वन विभाग के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। ठीक है, लेकिन जो हमारे जंगलों की जैव विविधता थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई या कम हो गई। क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी, कागज, लाख, खेल का सामान, औषधियाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहाँ से प्राप्त होती हैं बच्चों, वनों से प्राप्त होती हैं। वन उद्योग इन वनों की अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में क्या करते थे, उसको स्रोत मानते थे। निहित स्वार्थ से लोगों में से एक वैसा बड़ा वर्ग है जो उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या करता है, कम मूल्य पे क्या कर देता है,
प्राप्त करवा देते हैं और स्थानीय निवासियों की अपेक्षा जो व्यक्ति हैं इनकी पहुंच क्या होती है, सरकार से काफ़ी ऊपर होती है। जैसे अभी पहले बात करी थी ना कि जो कुछ वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो किससे मिले रहते हैं, वन विभाग के लोगों से मिले रहते हैं और कुछ उनको लालच देकर कम रेट पर वहाँ से कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, स्वार्थ है, पैसा कमाने से मतलब है, जंगल में रहें या ना रहें उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो उन्हें क्या है, उस क्षेत्र के संपोषित विकास से कोई रुचि नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्ष काटने के बाद वे दूरस्थ वनों में टीक प्राप्त करने लगते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया कि कोई राज्य, जैसे उत्तराखंड का ही राज्य ले लीजिए। ठीक है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर टीक के पेड़ मिलते हैं जो कि कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो उस स्थान पर अगर वो ख़त्म हो जाएं तो उद्योगपति क्या करेगा, उसे वहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि वो उगे या नहीं उगे, वो नई जगहों से प्राप्त कर लेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो आगे जाके जो पीढ़ियाँ हैं उन पेड़ों को नहीं देख पाएंगी, या वो विलुप्त हो जाएंगी या वो कम हो जाएंगी, है ना। तो ये क्या है, अच्छी बात नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि स्थानीय लोग और अन्य उद्योगपति भी उसका लाभ उठाएं, लेकिन एक संतुलित मात्रा में, जिससे कि उद्योग भी चलते रहें और क्या हो, वन भी हमारे हरे भरे रहें। ठीक है बच्चों, अतः इस हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी जो वनों पर तो निर्भर नहीं है, परंतु अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कुछ NGOs हैं या जो प्रकृति प्रेमी हैं वो क्या करते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रकृति को बचाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे आपने गौरा देवी सुना होगा या सुंदरलाल बहुगुणा सुना होगा, तो ये सब क्या है, प्रकृति प्रेमी है, बिना किसी स्वार्थ के ये जंगलों को या पर्यावरण को सुरक्षित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। आप देखिए क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया था। ठीक है, बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की क्या करी है, व्यवस्था करी। किस पुरस्कार की, अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था करी है। ठीक है, यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति पे दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में, ठीक है, 1731 में क्या किया बच्चों, राजस्थान के जोधपुर के पास, कहाँ, राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु अपने 363 लोगों के साथ अपने को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने खेजरी वनों को बचाने के लिए अपने जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो उनकी स्मृति पर क्या दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। अध्ययनों से यह बात भी स्थापित किया है कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण के लिए, ठीक है, विशाल हिमालय के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा उद्यान, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित क्षेत्र एल्पाइन के वन है। कहाँ, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित जो क्षेत्र हैं एल्पाइन के वृक्ष हैं, ठीक है, एल्पाइन के वृक्ष वाले वन हैं। तो पहले क्या होता था, अब देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बाहरी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। तो उससे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए कि जो एल्पाइन के वन क्षेत्र हैं, तो पहले से क्या होते थे, चरवाहे होते थे, वो क्या करते थे, भेड़ों को उन वनों में चराते थे, तो जिससे क्या होता था, उनकी नियंत्रित हो जाती थी उनकी संख्या। अब क्या हो रहा है कि चरवाहे वहाँ पे एंट्री उनकी हो नहीं पाती है, जिससे ये टर्पाइन वृक्ष जो होते हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रही है,
इनकी जो पत्तियां या घास होती है वो लंबी होती चली जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे कि नए जो पेड़ पौधे हैं या अन्य प्रजातियां हैं वो नहीं जम पाती हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है कि अगर हम किसी क्षेत्र को संरक्षित कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा वन विभाग है या सरकार है उसको क्या करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उद्यानों का क्या करना चाहिए, उसमें ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिससे कि क्या हो, वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों को और सरकार दोनों को क्या हो, लाभ प्राप्त हो। ठीक है। फिर कह रहा है कि हम औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क एवं बांध निर्माण से वनों के विनाश अथवा इससे होने वाली क्षति से आंखें नहीं मूंद सकते। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा अथवा सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं से होने वाली क्षति के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जहाँ पर कभी भी बांध बनाया, जैसे टिहरी बांध बनाया गया था तो क्या हुआ था, वहाँ पे रहने वाले जितने भी गांव थे उनको खाली कराया गया था। ठीक है। जितना भी वहाँ पर क्या था, जंगल थे उनको हटाया गया था, या जहाँ पर कहीं सड़क पड़ती है तो वहाँ पर भी वनों को काटा जाता है तभी सड़क बन पाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी प्रकृति को क्या करती है, नुकसान करती है। तो इन चीज़ों को जब हम बनाएं तो हमें अपनी प्रकृति का भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का बहुत क्या है, हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। हम इस हस्तक्षेप से प्रकृति की सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा, कैसे करना होगा देखिएगा, कि पर्यावरण एवं उसके हितों के लिए क्या हो, वहाँ का दोनों के पर्यावरण और मानव विकास के लिए क्या हो, हितकारी हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाएं तो उन्हें सुयोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को भी मिलना चाहिए। यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, जिससे कि आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो सके। ठीक है। और हमें क्या हुए, हम जंगलों को भी क्या करें, संरक्षित करें और उद्योगों को भी क्या करें, चलाते रहें। तो कहने का मतलब ये है एट द लास्ट कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए बच्चों। और हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो हमारी पृथ्वी का श्रृंगार वन है उनको संरक्षित करने में अपना क्या करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। और हमें अपने आसपास भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता क्या करनी चाहिए बच्चों, फैलानी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।